Okay, so we'll start the webinar. As you know, we have webinar on AI. It is beyond ChatGPT, and the speaker for the today's webinar is Mr. Satyam Mistry sir. So I'll introduce Mr. Satyam Mistry first. So Mr. Satyam Mistry is a engineering student. He has participated in multiple hackathons and also he has won multiple hackathons on state and national level. He he has very good knowledge of AI, ML, and other domains. So he'll be sharing his knowledge with us today. So now I'll give the stage to Mr. Satyam Mistry sir. Hello sir, you may carry on. Hello, hello, hello. Am I audible? Hello, Yes hello. sir, you are audible. Okay, okay. So, hello everyone. Good evening. Thank you, Imperium, to conduct this webinar and inviting me to conduct this webinar. Thank you, Kasinath sir, and the whole Imperium team. So, hello everyone. My name is Satyam Mistry, and I am a third year undergrad student from the Ajinkya Devai Patil University. So, wait a minute. Okay. So, first of all, I am a third year undergrad student from the DY Patil, Ajinkya DY Patil School of Engineering, and I am from the mechanical branch. तो देखो, तो मैं भी कोई इंडस्ट्री एक्सपर्ट या कोई जीनियस तो हो नहीं, मैं भी तुम्हारी तरह ही एक स्टूडेंट हूँ, मुझे भी एआई की नॉलेज है, बट थोड़ी ज्यादा है। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि मैं थोड़े एआईएमएल के पार्ट में एआईएमएल के ब्रांच में बोल सकते हैं एआईएमएल के फील्ड में मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ, 2 और 3 इयर्स मुझे हो गए। तो today's webinar on the AI tools, robotics and cutting edge research. So today we are deep dive into the technologies shaping the next generation of intelligence system, from the foundation research to practical application in software development on robotics. तो यहाँ आज जितने भी स्टूडेंट ज्वाइन हुए, तो कौन कौन चैट जीपीटी, डीपसीक, ग्रोक या क्लाउड चलाता है? जस्ट रेज योर हैंड्स। ओके ओके। तो सबने चलाया होगा। मैं से मानता हूँ कि सबने कोई ना कोई चैट जीपीटी टूल या ग्रोक या परप्लेक्सिटी सबने चलाया होगा। तो कभी सोचा है कि चैट जीपीटी असल में बना कैसे, या कभी थ्री इडियट्स के जैसे सोचता था कि बियॉन्ड द आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करो? कभी सोच के देखा है कि चैट जीपीटी, क्लाउड, परप्लेक्सिटी ये असल में बना कैसे? अभी आप चैट जीपीटी को कोई भी प्रॉम्प्ट देते हो या कोई ऐसे देते हो कि मुझे समराइज करके दे, तो वो समराइज कैसे करके देता है? जेमिनी को हम बोलते हैं कि मुझे इमेज जनरेट करके दे या वीडियो जनरेट करके दे, तो असल में वीडियो जनरेट कैसे करके देता है? तो सो अवर टुडेज वेबिनार इज ऑन दिस टॉपिक। तो हम आज देखेंगे कि एआई टूल्स होते कैसे हैं, तो कौन से टाइप के एआई टूल्स होते हैं, एआई बना कैसे, तो आज हम सब देखेंगे। सो अवर टुडेज लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज व्हाट एआई रियली इज बियॉन्ड द हाइप, कि एआई असल में क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द जनरेटिव एआई और एजेंटिक एआई। जनरेटिव जेन एआई और एजेंटिक एआई में असल में डिफरेंस क्या है। थर्ड वन इज हाउ टू यूज एआई कोडिंग टूल्स, कि कौन से टाइप के एआई कोडिंग टूल्स होते हैं जिससे कि हमें कोई कोडिंग की नॉलेज नहीं होती हुए भी हम कैसे कोड या कोई साइट जनरेट करके देख सकते हैं। और कौन सा जो एक रिवर्स ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर दैट पावर्स द मॉडर्न एआई,
कौन सा एक ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर है जिसके ऊपर पूरा चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी या क्लाउड बना है? हाउ लार्ज लैंग्वेज मॉडल एक्चुअली वर्क्स, लाइक एलएलएम, जिसको कि हम एलएलएम बोलते हैं, कि एलएलएम असल में वर्क कैसे करता है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हाउ यू कैन अप्लाई दिस नॉलेज प्रैक्टिकली, आप कैसे इसको प्रैक्टिकल, इस नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई करके देख सकते हो। सो अगर किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो हम लास्ट में Q&A सेशन रहेंगे, वहाँ पे अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो अभी लिख के रखो, हम लास्ट में क्वेश्चन आंसर लेंगे। और लास्ट में हम एक क्विज भी लेंगे, और जो फर्स्ट आएगा उस क्विज में उसको हम इम्पेरियम के तरफ से एक गोडीज भी देंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो दो टाइप्स ऑफ एआई। फाइनली हम एआई को समझते हैं, और स्पेक्ट्रम ऑफ इंटेलिजेंस। So what is artificial intelligence? So AI is not a magic. AI is a pure maths of maths, statistics and pattern recognition at a massive scale. अभी आपको अगर एआई सीखना हो, अगर एआई के फील्ड में आना हो, तो आपको मैथ तो प्योर मैथमेटिक्स आनी चाहिए, आपको कैलकुलस आना चाहिए, आपको प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए, आपको नंबर सिस्टम्स आनी चाहिए, आपको फुल मैथमेटिक्स आनी चाहिए, और फिजिक्स भी। अगर आपको मैथमेटिक्स और फिजिक्स आ गई तो समझ लो कि आपको एआई भी समझ में आ जाएगा। ये कोई वेब डेवलपमेंट की जैसा नहीं है कि आपको फ्रंट एंड के लिए HTML सीखना पड़ेगा, CSS सीखना पड़ेगा, फिर आप सोचोगे कि मुझे ये में रिएक्ट करूँ या एंड्रॉइड डेवलपर बनूं, ये वैसा नहीं है। आपको पहले एआई में आना होगा तो आपको पहले मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक तो आनी होगी, क्योंकि मैथमेटिक्स से लॉजिक बिल्ड होता है और उसके लॉजिक की हमें एआई में जरूरत होती है। सो देखते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एआई सिस्टम। सो फर्स्ट इज नैरो एआई, व्हाट वी यूज टुडे, लाइक स्पेशलाइज फॉर द स्पेसिफिक टास्क। जो भी हम अभी चैट जीपीटी यूज करते हैं, या ग्रोक बोले या क्राउड बोले, तो अभी जो भी ये सिस्टम है वो नैरो एआई है, जो कि एक स्पेसिफिक टास्क करते हैं। लाइक आप यूट्यूब, नेटफ्लिक्स चलाते होंगे, तो आप यूट्यूब पर गए, आपने किसी चैनल का कोई यूट्यूब देखा, अभी आप तो आप फिर से बैक आ गए, तो आपको बाद में जब भी आप कभी यूट्यूब में जाओगे वापस, तो आपको उसी चैनल के वीडियोस आएंगे, उसी चैनल के रिकमेंडेशन आएंगे, तो वो भी एक एआई है। यूपीआई में फ्रॉड डिटेक्शन होता है, वो भी एक एआई है। गूगल मैप्स, एक इजी एग्जांपल गूगल मैप्स ले लो, कि आपको समझो कि मुझे धारोनी से या जगत नाका से विश्रांतवाड़ी जाना है, तो उसके तो बहुत सारे वेज है कि मैं कहाँ से जाऊँ, पर गूगल मैप्स आपको क्या करेगा कि कहाँ से कम टाइम लग रहा है और कहाँ से ट्रैफिक कम है, तो आपको वो रूट सजेस्ट करेगा। तो वो भी एक एआई है। अगर कौन से आगे तो हमें पीपीटी बनानी है, मुझे एक रात में साइट बनानी है, और मुझे कोई कोडिंग की नॉलेज नहीं है, तो मैं कोई कोडिंग टूल यूज करूंगा, तो वो भी एक एआई है। सो जो भी है, वो अभी जो हम जिस सिस्टम को यूज करते हो एक नैरो एआई है। सो लाइक जेमिनी से फोटो बनाना होगा, मुझे जेमिनी से कोई फोटो बनाना है या वीडियो बनाना है, तो भी एक नैरो एआई के सिस्टम में आता है। तो अभी जो हम एआई करते हैं वो सिर्फ स्पेसिफिक टास्क करता है, क्योंकि उसको उसी टास्क के लिए ट्रेन करा गया है। अगर मैंने चैट जीपीटी को बोला कि मुझे ऐसे जनरेट करके दे, तो सिर्फ ऐसे ही जनरेट करके देगा, और मुझे उसके बियॉन्ड नहीं आसान करेगा, क्योंकि मैंने उसको सिर्फ ऐसे के लिए ट्रेन करा है। अगर मैंने उसको इमेज जनरेट करने के लिए बोला, तो मुझे सिर्फ इमेज ही जनरेट करके देगा, वो मुझे वीडियो नहीं जनरेट करके देगा, क्योंकि वो सिर्फ स्पेसिफिक टास्क के लिए उसको हमने ट्रेन किया है। लाइक एग्जांपल ऑफ सीरी रिकमेंडेशन सिस्टम, इमेज रिकॉग्निशन, दिस इज व्हाट द पावर्स ऑन करंट एआई एप्लीकेशन, क्योंकि उससे उससे डाटा के लिए हमने ट्रेन करा होता है, इसके इसके लिए वो हमें वही आंसर देता है। अगर समझो मेरे नैनो एआई को बोला कि मुझे टाइम मशीन बना के दे, तो मुझे आंसर ही नहीं करेगा, वो मुझे सिर्फ 2-3 लाइन्स में कौन सा भी एक आंसर बना के देगा कि टाइम मशीन इज हाइपोथेटिकल कंसेप्ट एंड डैश डैश डैश। तो मुझे टाइम मशीन कैसे बनाते हो मुझे कुछ नहीं बताएगा, पर
यहाँ पे फिर अगर मुझे टाइम मशीन बनानी है तो फिर मेरा अगला गोल होगा जर्नल आर्टिफिशियल जर्नल इंटेलिजेंस, our next AI system. The journal artificial journal intelligence, the future goal, the human intelligence across the on domain. अभी आप सब लोगों ने तो आयरन मैन तो देखी होगी। तो आयरन मैन की जो क्या बोले, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई रोबोट, क्या बोले अभी उसे, कि जारविस, जारविस तो सुना होगा कि आयरन मैन के पास जारविस है। तो जारविस क्या है? तो जारविस भी एक एजीआई है, ह्यूमन जर्नल इंटेलिजेंस बोलेंगे। तो अगर मैं और एग्जांपल दूं तो जो कि एजीआई ऐसा समझ दो कि वो ह्यूमन इंटेलिजेंस के कैपेबिलिटीज को मैच करेगा। अभी जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा ही जर्नल इंटेलिजेंस भी सोचेगा। लाइक मैंने लिखा भी है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस अक्रॉस द ऑन डोमेन कैन लर्न एंड अडॉप्ट टू एनी टास्क। अभी ऐसा समझो कि एक छोटा बच्चा है और एक एआई है। अभी एक छोटा 1 साल का बच्चा, अगर मैंने उसको दिखाया कि ये मैंगो है, तो वो जज नहीं कर पाएगा कि ये मैंगो है। अगर मैं उसको 2-3 बार नहीं सिखाता कि इसको मैंगो बोलते, इसको मैंगो बोलते, इसको मैंगो बोलते। ठीक उसी तरह एआई का भी होता है कि उसको हमें बताना पड़ता है, उसको ट्रेन करना पड़ता है कि ये टास्क है, मुझे ये मैंगो है, तो उसको हम कभी भी बोलेंगे कि मैंगो है तो वो मुझे मैंगो का सब हिस्ट्री निकाल के देगा। तो ये अभी तक थियोरेटिकल है, पर अभी नेक्स्ट 5 इयर्स में तो आई थिंक हम जनरल इंटेलिजेंस को तो टच कर ही पाएंगे। और उसके आगे होता है सुपर एएसआई, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, बियॉन्ड द ह्यूमन इंटेलिजेंस। अभी एवेंजर्स एंड गेम में तो आपने देखो, एक एक पार्ट आता है, स्टार्टिंग में ही होता है जहाँ जहाँ पे कि सब आयरन मैन के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि आप मुझे एक ऐसा जीपीएस ट्रैकर बना के दो जो कि मुझे टाइम में पीछे लेके जाए, और हम थॉर से वो सब मनी वो लेके आए। तो फिर आयरन मैन क्या करता है कि जारविस को बोलता है कि मुझे एक जीपीएस ट्रैकर बना के दे। तो जारविस और जीपीएस ट्रैकर सिर्फ समझ लो कि 5-6 सेकंड में या 1 मिनट के अंदर बना देता है। तो वो जारविस बना पाया टाइम मशीन, लेकिन आयरन मैन नहीं बना पाया, क्योंकि आयरन मैन की इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी उतनी नहीं थी कि वो टाइम मशीन को खुद से बना पाए। लेकिन जारविस ने वो बना लिया, क्योंकि उसकी थिंकिंग कैपेबिलिटीज ह्यूमन के भी बहुत आगे थी। सो वही होता है एक सुपर एएसआई, कि आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। अभी आपने सुना होगा कि मेटा, मार्क जकरबर्ग की एक टीम बनाई है कि मेटा सुपर इंटेलिजेंस लैब। तो इसी के ऊपर काम करती है एजी। अभी वो एजीआई के ऊपर काम करनी है, पर उसका लॉन्ग टर्म गोल है एएसआई, सुपर आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। तो ये बहुत डीप टॉपिक है। अगर आपको और एग्जांपल समझना होगा तो डोरेमोन के देखो। डोरेमोन तो सबने देखा होगा कि 21वीं सदी का रोबोट होता है। तो रोबोट तो डोरेमोन के साथ नोबिता होता है, तो फिर नोबिता का पोता होता है सेवाशी। तो सेवाशी 21st सेंचुरी का होता है। तो उसकी 21st सेंचुरी में देखो कि आप देखा होगा कि टैक्सी एआई में फ्राई कर रही है, या ह्यूमन भी एआई में फ्राई कर रहे हैं। तो ये जो सब होता है वो सब आता है एएसआई के अंदर, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस के अंदर। बट अभी तो ये सब हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। मैं इसको हाइपोथेटिकल बोलूंगा या इम्पॉसिबल तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि अभी आप ही समझो कि अगर मैं 13 सेंचुरीज में होता और मैंने 13 सेंचुरीज में किसी को बोलना होता कि मुझे एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज में हवा में उड़ के जाने का, आसमान से उड़ के जाने का, तब 13 सेंचुरीज का कोई भी आदमी मुझ पे हंसा होता कि तू कुछ भी क्या बोलता है, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। पर अभी अभी एरोप्लेन तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में तो जाता ही है। तो ये तो इम्पॉसिबल है, हाइपोथेटिकल तो है नहीं। सो एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल अंटिल इज डन। तो भाई कि ये हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, लेकिन अगले
आई थिंक जिस तरीके से अपनी ग्रोथ हो रही है, एआई की ग्रोथ हो रही है, तो ऐसा लगता है कि आफ्टर द इन 30 to 40 years एआई को भी सरपास कर देंगे हम अभी तो नैरो एआई में, तो आफ्टर 30 ईयर्स के बाद तो आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस भी आ जाएगा। अगर आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस आया तो वहां पे जरूरत होगी रोबोट्स की। तो फिर वहां पे आती है रॉस सिस्टम, जो कि हमारी नेक्स्ट एआई सिस्टम है, रोबोटिक्स मिडलवेयर, रॉस रोबोट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द गजीबो. The serve as a standardized operating system and the simulation environment for the robotics, coordinate development, communication, and realistic testing for the complex robot behavior. अभी आप जो भी रोबोट देखते हो कि वो कोई टास्क करता है, तो अभी तक तो रॉस पे नहीं चलता, वो कोई ऑर्डिनो या रास्पबेरी पाई कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उसके ऊपर चलता है। पर अगर समझो कि आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस आई और उसके साथ अगर मैंने रोबोट्स में मैंने वो इम्प्लीमेंट कर दी, तो जैसे ह्यूमन करते, जैसे ह्यूमन की थिंकिंग कैपेबिलिटी होती है, वैसे ही रोबोट की भी थिंकिंग कैपेबिलिटी वो सब हम किस में बनाते, किस में सिमुलेट करते हैं, तो वो सब हम गजीबो में सिमुलेट करते हैं। फिजिकली किसी भी रोबोट को अगर मैं तैयार कर रहा होगा, तो फिर पहले मुझे उसकी सॉफ्टवेयर में सिमुलेशंस करना होगा। तो फिर वो मैं सिमुलेशन किधर कर सकता हूँ, तो उसके लिए गजीबो होता है। तो अभी तो नाउ अभी तो ये बहुत डीप टॉपिक है, अगर मैं इसके ऊपर बताने गया तो पूरी रात भी कम पड़ेगी। तो फिर नाउ वी प्रोसीड विथ आवर इफेक्टिव एआई टोन इंटीग्रेशन, जहाँ पे कि हम समझेंगे द डिफरेंस बिटवीन द जेन एआई और एजेंटिक एआई. The true value of AI tools is unlocked to the strategic integration into the daily workflow. तो जनरेटिव एआई, तो जेन एआई असल में होता क्या है? तो सीधी भाषा में अगर मैं समझाना चाहूँ, तो अगर मुझे भी किसी को टेक्स्ट टू इमेज में कन्वर्ट करना है, या इमेज को मुझे टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, तो होता है जेन एआई. अगर मुझे एक एचटीएमएल का कोड चाहिए, तो मुझे कोड बना के देगा. अगर मुझे म्यूजिक जनरेट करना है, अगर मैं कोई प्रॉम्प्ट डालूंगा और मुझे म्यूजिक जनरेट करके देगा. सुनो एआई का नाम तो सुना होगा, कि जो म्यूजिक जनरेट करके देता है. अगर डेल डेल ई एआई, जिस जो कि हमें यूट्यूब के थंबनेल या आर्ट वर्क बना के देता है. ये तो फिर वही होता है एक जेन एआई, कि जिसको हम स्पेसिफिक टास्क बोलेंगे वो मुझे उसी का आंसर देगा. So let's talk about the Gen AI. So this is what most of you know. The Gen AI creates the new content based on the pattern it learned from the training data. Example like ChatGPT writing the essay, Daily creating the images, GitHub Copilot suggesting the code, Mid Journey generating the art. तो यही है कि जेन एआई सिंपल इसमें, कि मैंने उसको बोला कि मुझे ऐसे जनरेट करके दो, ऐसे जनरेट करके दे. मैंने उसको बोला इमेज से वीडियो जनरेट करके दो, इमेज से वीडियो जनरेट करके, बस इतना ही टास्क है, क्योंकि मैंने उसको उसी डाटा के ऊपर ट्रेन किया है, तो वो मुझे उसी वही रिजल्ट देगा उसी के ऊपर. तो ये होता है जेन एआई. और एजेंटिक एआई क्या होता है? ये एजेंटिक एआई द नेक्स्ट इवोल्यूशन इज द प्रोएक्टिव एंड ऑटोनॉमस. The key characters like autonomous, acts independently towards the goal, proactive, takes the initiative without a constant prompting, multi-step reasoning, plans and execute the complex workflow, adaptive. तो agentic है. आपके अगर मैंने उसको बोला कि मुझे कंटेंट बना के दे, तो सिर्फ कंटेंट नहीं बनाता, वो खुद को पहले प्लान बना के कंटेंट क्या बनाना है, फिर उसको स्मॉल टास्क में ब्रेक डाउन करेगा, हर एक टास्क को अचीव करेगा, और वो मुझे एंड में एक परफेक्ट कंटेंट बना के देगा. अभी एग्जांपल ऐसा नो कि मैंने एक ट्रैवल एजेंट बनाया, तो वो ट्रैवल एजेंट क्या करेगा कि आपकी फ्लाइट भी बुक करेगा, आप कहाँ जाने वाले हो, कितने दिन जाने वाले हो, कौन से प्लेस में विजिट करने हो, कौन से होटल में रुक रहे हो, कब आप वापस आने वाले हो, सब सब वो एजेंट के आपको काम करके देगा. वो आपकी फ्लाइट भी बुकिंग करके देगा, वो आपकी रिटर्न वाली फ्लाइट भी बुक करके देगा, आपकी टैक्सी भी बुक करके देगा.
तो वो होता है एजेंटिक एआई। अगर मुझे किसी को इमेज भेजना है, समझो कि मुझे अभी काशीनाथ सर को इमेज भेजना है, फिर पर मुझे तो इमेज चलाना आता ही नहीं कि इमेज में कंपोज कैसे करते हैं, यूआर आईडी क्या होती है, पर मुझे एआई टूल्स यूज करना आता है, एजेंटिक एआई टूल यूज करना आता है। लिखूंगा कि आई वांट टू सेंड द इमेज इन द सब्जेक्ट ऑफ एआई टूल्स टू द काशीनाथ। फिर वो क्या करेगा एजेंट, क्या है कि काशीनाथ के कांटेक्ट लिस्ट में काशीनाथ सर या काशीनाथ सर की इमेज चेक करेगा। फिर इमेज चेक करके वो एक इमेज बनाएगा एआई टूल्स के ऊपर और खुद ब खुद काशीनाथ को सेंड करके देगा। तो वो होता है एक एजेंटिक है। तो this is the difference between the Gen AI and the agentic AI. Now we proceed with the foundation breakthrough is attention on unit। तो अटेंशन ऑन यूनिट एक रिसर्च पेपर है। The in 2017 a paper by Vaswani at AI introduced the transformer architecture। तो एक रिसर्च पेपर है जो कि गूगल के रिसर्च ने बनाया है। ये वो ट्रांसफॉर्मर है जिसके ऊपर की पूरा चैट जीपीटी, पूरा क्राउड, पूरे परप्लेक्सिटी या कुछ भी कोई भी एआई टूल्स बोलो, वो इसी ट्रांसफॉर्मर के ऊपर काम करता है। ट्रांसफॉर्मर को ऐसा समझ लो कि वो एआई कोडिंग टूल्स का माइंड है या कोई हार्ट है। अगर मैंने उसका हार्ट ही निकाल दिया तो एआई कोडिंग टूल कुछ ही काम का नहीं। तो वो होता है अटेंशन इज ऑन यूनिट। तो लेट मी शेयर यू द रिसर्च पेपर। तो देखो कि ये होता है अटेंशन। तो ये अटेंशन ऑन यूनिट का रिसर्च पेपर जो कि आशीष वासवानी सर, नोएम साजिद, ये सब गूगल के रिसर्च ने बनाया है। तो इसके ऊपर पुनः चैट जीपीटी बना है। और ये पूरा ट्रांसफॉर्मर है जिसके ऊपर की चैट जीपीटी, क्लाउड, परप्लेक्सिटी या कोई भी ग्रो, कोई भी एआई टूल इसी के ऊपर काम करते हैं। अभी आप देख रहे होगे कि इनपुट आउटपुट, इनपुट एम्बेडिंग, पोजीशन इन एम्बेडिंग। तो ये बहुत हाई लेवल के वर्ड्स है, ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा जब आपको कोई एआई की नॉलेज ना हो। अगर आपको फुल सर्च करना होगा कि ये ट्रांसफॉर्मर असल में काम कैसे करता है, तो पहले तो क्या करो कि चैट जीपीटी को ओपन ये पेस्ट करो तो आपको फुल डिटेल में समझा देगा। ये तो फिर मैं नेक्स्ट अगर कोई आगे कोई वेबिनार होगा तो मैं उधर आपको एक फुल इस ट्रांसफॉर्मर के बारे में भी बता सकता हूँ कि असल में काम कैसे करता है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मर देख रहे हो, तो ये फुल काम होता है मल्टी हेड अटेंशन नाम के ऊपर। अटेंशन अटेंशन मैकेनिज्म के ऊपर ये पूरा काम होता है। तो अभी अगर मैं आपको अटेंशन मैकेनिज्म को समझाना चाहूँ तो ऐसा समझना कि देखो, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि लाइक मुझे एक लड़की पसंद है। ऐसा समझ लो कि मुझे एक लड़की पसंद है, एक सेंटेंस है, मैंने इस ट्रांसफॉर्मर को दिया। फिर ये ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा कि आपके मेन मेन वर्ड्स को मार्क करेगा। लाइक मुझे एक लड़की पसंद है, तो फिर इसने मार्क किया कि लड़की मुझे पसंद, ये तीन को मार्क किया। फिर इसने उसको प्रोसेस किया कि असल में ये बोलना क्या चाहता है। फिर इसने देखा कि लड़की पसंद है, पर किसको पसंद है, मुझे पसंद है। तो वही होता है अटेंशन मैकेनिज्म कि वो रिलेट करता है एक दूसरे के वर्ड से। इसे रिलेट किया लड़की को मुझसे और मुझको पसंद से। तो वही होता है एक अटेंशन मैकेनिज्म। अभी आप सोच रहे होगे कि डाउट आ रहा होगा कि ये ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर है, इसमें भी तो कुछ होता होगा कि लाइक गूगल ट्रांसलेट में आप बोलते हो कि और लिखते हो जो कि इंग्लिश से मराठी या हिंदी में ट्रांसलेट करके दे। तो एक टाइप का ट्रांसफॉर्मर ही है, पर वो एक आरएनएन टाइप का है। लाइक इसके पहले जो कुछ हुआ होता, अगर ट्रांसफॉर्मर के पहले भी एक आर्किटेक्चर था जिसका नाम था आरएनएन। आरएनएन मतलब रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क ऑन एनएसटीएम। एलएसटीएम मतलब लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो आरएन पहले मैं आपको आरएनएन समझाता हूँ, उससे आपको ये ट्रांसफॉर्मर जल्दी से समझ में आएगा।
तो RNN क्या होता है? लेट मी शेयर दिस टैब। देखो, सी दिस नेम कि माय नेम इज सत्यम और मेरा नाम सत्यम है। तो फिर मैंने RNN में ये सेंटेंस दिया, तो क्या करेगा, एक एक वर्ड को देखेगा, तेरे वो देखेगा, तेरे वो देखेगा, तेरे वो मेरा को देखेगा, फिर उसके बाद वो नाम को देखेगा, फिर उसके बाद राम को देखेगा, फिर उसके बाद हे को देखेगा। जब तक वो राम पे आएगा तब तक तो वो भूल चुका होगा हे मेरा, कि मेरा नाम क्या है। लाइक आप समझ रहे हो कि मैं इस वर्ड पे आया, इस वर्ड पे इस वर्ड पे आया, तब तक तो वो ये वाला वर्ड भूल चुका। फिर यही एक डिफिकल्टी थी RNN में कि वो पिछला वाला जो वर्ड था, पिछला वाला जो उसका टास्क था, वो भूल जाता था कि असल में उसने मुझे पूछा क्या है। फिर यही प्रॉब्लम इस ट्रांसफॉर्मर में सॉल्व की। तो ट्रांसफॉर्मर क्या करता है कि पैरेलल प्रोसेसिंग करता है, कि उसने पूरा प्रोसेस किया कि माय नेम इज राम, उसने पूरा प्रोसेस किया। फिर उसने मेन मेन वर्ड्स फाइंड आउट किए कि नेम और राम। फिर उसने इन दोनों वर्ड को रिलेट किया कि नेम है, पर नेम क्या है, राम है। फिर नेम राम को उसने रिलेट किया, उससे कि क्या हो गया कि उसको वो याद हो गया, पूरे सेंटेंस उसको, उस ट्रांसफॉर्मर को याद हो गया कि फिर यही होता है कि RNN से अच्छा ये ट्रांसफॉर्मर है। फिर RNN में CPU यूज होता था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर अभी GPU यूज होता है। तो आप सब तो जानते हो कि मुझे अभी कोई भी मॉडर्न AI में ट्रेन करना है तो मुझे GPU लगेंगे। अभी डाटा सेंटर होते हैं बहुत बड़े बड़े बड़े। अभी मेटा ने ओरेकन के साथ या एनवीडिया के साथ ओरेकन ने 1000 HX GPU की डील साइन की। तो उनको GPU क्यों चाहिए, CPU पे क्यों काम नहीं होता है? तो आपको समझाता हूँ। अभी देखो, थोड़ा ध्यान से देखना। मैंने लिखा माय, फिर मैंने लिखा, रुको, फिर मैंने लिखा आई, फिर मैंने लिखा एम, फिर मैंने लिखा रा। इसमें अभी मेरे को RNN अप्लाई करना है। फिर RNN क्या होता है कि यहाँ पे एक ही वर्ड है। अभी ध्यान से देखना, अभी यहाँ पे एक वर्ड है, एक वर्ड एक वर्ड एक वर्ड, पर यहाँ पे एक जगह खाली है, यहाँ पे भी एक जगह खा रहे हैं, क्योंकि राम 3 वर्ड का है, एम 2 वर्ड का है, और ऐसे भी 1 वर्ड का है। तो यहाँ पे अगर मुझे तीनों 3 वर्ड के चाहिए, तो आई के आगे 2 जगह खाली है, एम के आगे 1 जगह खाली है, और राम तो 3 वर्ड का है ही। तो इससे RN में होता क्या था कि ये 1 वर्ड का आया, ये 2 वर्ड्स का आया, और ये 3 वर्ड्स का आया। तो फिर इससे क्या होता था कि सब जो नेम है वो अलग अलग में देना होगा। तो ऐसा समझ लो कि मैं हूँ और काशीनाथ सर है, मुझे गिफ्ट बांटने 1st to 5th में, और सब बच्चे जो ग्राउंड में है, मुझे समझ नहीं आना कि फर्स्ट वाला कौन सा है, सेकंड वाला कौन सा है, और थर्ड वाला बच्चा कौन सा है। मैं CPU और काशीनाथ सर जीपीयू है। तो फिर मैं क्या करूंगा कि मैं डायरेक्ट रैंडमली बांट रहा सब बच्चों को, क्योंकि मैं CPU हूँ। मैं सभी बच्चों को रैंडमली गिफ्ट बांट रहा। पर फिर मुझे बाद में नोट डाउन करना था कि कौन से बच्चों को मैंने कितने दिए, तो फिर वो मैं फाइंड आउट कर पा रहा था, क्योंकि मुझे प्रोसेसिंग ज्यादा लग रही थी। इसके वजह से मेरा जो ट्रांसफॉर्मर था या कोई भी मेरा आर्किटेक्चर था कि वो काम नहीं करना था, मुझे जल्दी से जल्दी रिजल्ट नहीं देना था। पर उसी टाइम GPU, लाइक काशीनाथ सर GPU ऐसा समझ लो। फिर काशीनाथ सर ने क्या किया, वाले बच्चों को सेकंड वाले बच्चों को अलग लिया, और थर्ड वाले बच्चों को ऐसा करते करते अलग लिया। उनके बैचेस बनाए, फर्स्ट के अलग, सेकंड के अलग, और थर्ड के अलग, और फिर उनको पैरेलली सबको गिफ्ट बांटे। उससे क्या हुआ कि पैरेलल में गिफ्ट बांटे और सबको गिफ्ट बढ़ गए, और मेरे पास डाटा भी नोट डाउन हो गया, और मुझे जल्दी से रिजल्ट मिल गया कि फर्स्ट में इतने गिफ्ट बांटे, सेकेंड में इतने गिफ्ट बांटे, और थर्ड में इतने गिफ्ट बांटे बांटे। तो यही डिफरेंस होता है CPU में और GPU में।
सीपीयू ऐसा काम करता है, जब तक फर्स्ट काम पूरा ना हुआ हो तब तक वो सेकंड काम में जाता नहीं है। और जीपीयू क्या करता है कि पैरेलल प्रोसेसिंग करता है, सबकी बैटरी वाइज पैरेलल प्रोसेसिंग करता है। तो इसी के लिए जीपीयू ज्यादा करके एआई के इसमें या मॉडर्न ट्रेनिंग के लिए हम सिर्फ जीपीयू यूज करते हैं, क्योंकि वो हमें जल्दी से जल्दी रिजल्ट देता है। तो वहां पे यूज होता है पैडिंग का। ये हुआ सीपीयू। और ये हुआ जीपीयू। तो जीपीयू में भी सेम वैसा ही होता है। लाइक आई सेम जीपीयू में भी पैडिंग का ही यूज होता है। लाइक यहाँ पे मैंने एक पैडिंग की, यहाँ पे एक मैंने पैडिंग की। आई के ऊपर मैंने दो पैडिंग की। एम के ऊपर मैंने एक पैडिंग की और राम को थर्ड ही थर्ड। पैडिंग करने से क्या हुआ कि ये भी तीन के बैच का हो गया, ये भी तीन के बैच का हो गया, ये भी तीन के बैच का हो गया। तो तीन का बैच का हो गया, तो फिर मुझे इसको प्रोसेस करने में आसानी हो गई। तो यही है जीपीयू और सीपीयू में डिफरेंस। इसीलिए कोई भी अगर मुझे कोई भी मॉडर्न ट्रेन करना होता है तो फिर मैं जीपीयू यूज करता हूँ, सीपीयू यूज नहीं करता, क्योंकि वो प्रोसेसिंग में बहुत टाइम लगाता है। तो यही होता है। अगर आपको फुल जानकारी चाहिए कि असल में ये ट्रांसफॉर्मर वर्क कैसे होता है, तो देखो है ना, बहुत डीप कंसेप्ट है इस ट्रांसफॉर्मर के देखने के। आउटपुट इम्बेडिंग है, पोजीशन इनकोडिंग मतलब इसका है कि इन मेरा नाम है, माय नेम इज सत्यम। माय नेम इज सत्यम को मैंने वन नेम दिया, आर को ना को टू नेम दिया, थर्ड को थ्री नेम दिया। ऐसा मैंने पूरे नेम को एक न्यूमेरिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। फिर मल्टी अटेंशन क्या करेगा कि उस नेम को प्रोसेस करेगा। फिर ये नेक्स्ट मतलब यहाँ पे इनकोड ये नेक्स्ट मतलब और इस टाइप में जो लाइक मैंने नेम दिया कि आई वांट टू ड्रिंक। और पीछे जगह खाली है। और मैंने ये आई वांट टू ड्रिंक सेंटेंस इस ट्रांसफॉर्मर के अंडर डाला। मुझे आउटपुट में एक आंसर चाहिए, प्रोसेस करेगा। फिर यहाँ पे आउटपुट इनकोडिंग में भी, आउटपुट डिकोडिंग में भी प्रोसेस करेगा। फिर उसके पास दो रिजल्ट आएंगे, एक आएगा वाटर, आई वांट टू ड्रिंक वाटर, और आई वांट टू ड्रिंक समझ लो कि कैट आया, कैट आया। फिर क्या होगा कि सॉफ्टमैक्स क्या करेगा कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करेगा। फिर ऑटन की प्रोबेबिलिटी आई 9.9, और इस कैट की प्रोबेबिलिटी आई 0.1। फिर किसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी, उसी को पेश करेगा। फिर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा हुई, ऑटर की ज्यादा हुई, तो फिर वो यहाँ पे ऑटर ही पेस्ट करेगा। फिर हमें रिजल्ट आता है कि आई वांट टू ड्रिंक वाटर। तो ये होता है सॉफ्ट फुल ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। अगर आपको
और ज्यादा जानना है तो देखो मैंने यहाँ पे लिख के भी रखा है कि इनपुट एन्कोडिंग क्या होती है, पोजीशन क्या होता है, नॉर्म क्या होता है, फीड फॉरवर्ड क्या होता है, सॉफ्ट मैक्स क्या होता है, लाइक सॉफ्ट मैक्स चूजेस द मोस्ट लाइकली आंसर। और फिर यहाँ पे क्वेरी क्यू वैल्यू, ये भी मैं दिखाता हूँ कि ये होता क्या है। तो देखो, जो क्वेरी की वैल्यू थी वो ये थी, क्यू मतलब क्वेरी, की मतलब की, और वी मतलब वैल्यू। क्वेरी की वैल्यू एक स्केल डॉट प्रोडक्ट अटेंशन और एक मल्टी हेड अटेंशन। डॉट प्रोडक्ट आपने तो सुना होगा कि स्टैटिस्टिक्स में यूज होता है। डॉट प्रोडक्ट स्टैटिस्टिक या प्रोबेबिलिटी समझ लो, प्रोबेबिलिटी। आपको स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको वो होगी फुल मैथमेटिक्स की नॉलेज, तभी आप इसको फुल समझ पाओगे। तो ये फुल आर्किटेक्चर है, इसको पढ़ना कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि वाई सेल्फ अटेंशन, कि सेल्फ अटेंशन ही क्यों यूज किए। तो देखना, पूरा पेपर पढ़ना, आपको फुल नॉलेज आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सिंपल मीनिंग भी लिख के रखा है कि सिंपल मीनिंग क्या होता है क्वेरी का, रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या है, की क्या होती है, लाइक क्वेरी क्या है कि हु स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स इन द मैथ। फिर की क्या करेगा कि की का क्या होता है कि मैथ सब बच्चों, each classmate hold the sign showing their math grade। फिर we मतलब वैल्यू एक्चुअल डिटेल फ्रॉम द each item you might use। फिर एग्जाम्पल क्या हुआ कि क्लासमेट ऑल्सो कैरी देयर फुल रिपोर्ट कार्ड, और रिपोर्ट कार्ड में क्या होता है कि अलग अलग टाइप के सब्जेक्ट और उसके मार्क्स में उसकी सम रिपोर्ट कार्ड में। तो फिर वही है। तो देखो परप्लेक्सिटी क्या यूज करते हैं, सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म परप्लेक्सिटी यूज करते हैं, जो कि इस ट्रांसफॉर्मर के ऊपर है। मल्टी हेड अटेंशन परप्लेक्सिटी यूज करते हैं। लार्ज स्केल एलएलएम, जीपीटी-4, क्लाउड लामा, वो सब आप कोई भी कोई भी देख लो, वो सब इसी ट्रांसफॉर्मर के ऊपर बने। अगर आपने इस ट्रांसफॉर्मर को पूरी तरीके से समझ लिया कि ये काम कैसे करता है, कि आप करता है। तो नाउ ये टॉपिक बहुत डीप है। नाउ फिर हम अभी आगे प्रोसीड करते, क्योंकि ये जो अटेंशन और नीड, वो जो रिसर्च पेपर है वो बहुत डीप टॉपिक है। अगर मैं आपको, रुको एक सेकेंड, आपको दिखाता हूँ कि जीपीटी का भी पेपर है कि असल में जीपीटी बना कैसे। 1 सेकेंड। देखो, जीपीटी 4.0 सिस्टम कार्ड मैंने पढ़ा था, पूरा पढ़ा था मैंने इसके ऊपर। अगर इसके ऊपर फुल उन्होंने डिटेल में दिया है कि असल में जीपीटी बना कैसा है, कि डिटेल लुक एट जीपीटी 4.0 कैपेबिलिटीज, उसकी सेफ्टी इवैल्यूएशन अक्रॉस द मल्टीपल कैटेगरीज। उनका फोकस क्या था कि फोकस ऑन स्पीच टू स्पीच एंड व्हाइल आल्सो इवैल्यूएटिंग द टेक्स्ट एंड इमेज कैपेबिलिटीज। पहले चैट जीपीटी का फोकस इसी पे था कि स्पीच टू स्पीच ऑन टेक्स्ट ऑन इमेज कैपेबिलिटीज के ऊपर वेब डाटा क्या होता है, मॉडर्न डेवलप, देन द मल्टी मॉडर्न डाटा। ये इसके उनका फेज वन क्या था, चैट जीपीटी 4.1 उनका फेज वन, फेज टू, फेज थ्री। देखो फेज वन का उनका चेक पॉइंट क्या था कि दिस चेक पॉइंट टू इन ऑडियो एंड टेक्स्ट एज इनपुट एंड प्रोड्यूस द ऑडियो एंड टेक्स्ट एज आउटपुट। लाइक अभी उसको दिया कि मुझे एक गाना बना के दे, तो फिर वो क्या करेगा कि टेक्स्ट से ऊपर से मुझे गाना बना के दे, बना के देगा। तो इनका फेज वन था।
और फेज 2 क्या था कि चेक पॉइंट टू इन इमेज टेक्स्ट एज इनपुट एंड प्रोड्यूस एज आउटपुट सिंगल एंड मल्टी टर्न टर्न कन्वर्जेशन। फेज 1 में क्या था कि आपने एक बार पूछा, आपको एक ही बार आंसर मिलेगा, उसके आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। फिर फेज 2 में क्या हुआ कि आपको ऑडियो को मॉडिफाई करना होगा, तो आप उसी चैट में बोल सकते हो। फिर वो क्या हुआ कि मल्टी टर्न कन्वर्जेशन, फिर एक चैट बनेगी पूरी की पूरी। फिर वही फेज 3 में हुआ इम्प्रूव द सेफ्टी मिटिगेशन टेस्ट टू इन्फॉर्म द फर्दर इम्प्रूवमेंट एंड फेज 4। तो इसके ऊपर आपको पूरा जीपीटी का फुल मॉडल मिलेगा। फिर देखो यहाँ पे उन्होंने इवैल्यूएटिंग टास्क भी दिया है कि टेक्स्ट इनपुट फिर एलएलएम फिर टेक्स्ट आउटपुट। टेक्स्ट इनपुट क्या था, ऑडियो, जीपीटी में आया, फिर उसने ऑडियो एज आउटपुट दिया। तो वही यहाँ पे आपको फुल प्रिसीजन स्पीक आइडेंटिफिकेशन आपको पूरे, और ये देखो ये कैपेबिलिटीज इवैल्यूएशन कैपेबिलिटीज भी है। ये एक सोटा के ऊपर का सोटा एक बेंचमार्क होता है स्टेट ऑफ द, उसकी एक्यूरेसी कितनी है। फिर उसकी इधर एक्यूरेशन देखो कि जीपीटी 4.0 की एक्यूरेसी पहले क्या थी 0.60, पर और डिप्लॉय जब हुआ तो फिर उसकी एक्यूरेसी क्या आई 0.84। का है बेंचमार्क। सो अभी तो सबसे ज्यादा रीजनिंग बेंचमार्क तो जीपीटी 5 का है और ग्रो का है एज अ रीजनिंग को मैं वो भी दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एलएनएम रीडर बोर्ड एनालाइज एंड कंपेयर द एआई मॉडल अक्रॉस द बेंचमार्क प्राइसिंग एंड कैपेबिलिटीज। आपको यहाँ पे कोई भी इंडिया का नहीं दिखेगा क्योंकि इंडिया अभी तक आया नहीं है। इंडिया का अभी तक खुद का कोई एआई कैपेबिलिटीज नहीं है। पर जो भी कंपनीज है, एआई है या ग्रो के, वहाँ पे सब इंडियंस ही है। पर मुझे लगता था कि कोई इंडिया का भी कोई एक एआई बेंचमार्क तो होना ही चाहिए, कोई खुद का एक एआई। यहाँ पे कि यूएस का ग्रोक है भी, उसके पैरामीटर उसके इनपुट टोकन, ये आपको अभी तक इनपुट टोकन आउटपुट टोकन नहीं समझेंगे, ये थोड़ा डीप है। तो आपसे 20 साइड को कभी देख लेना कि बेस्ट एलएलएम फॉर द कोड क्या है कि जीपीटी बेस्ट कोड, बेस्ट एलएलएम कोड जीपीटी, फिर जेमिनी 2.5, फिर O3, फिर डीपसीक आता है। मल्टी मॉडर्न एलएलएम जीपीटी है। पर नॉलेज के लिए, ज्यादा नॉलेज के लिए अगर आपको कोई रिसर्च करनी होगी तो ग्रोक यूज करना, क्योंकि ग्रो की बेंचमार्क ज्यादा है, एलएलएम बेंचमार्क ज्यादा है। फिर cheapest API provider, डीप इंफ्रा, लोविटा, लैम्बा, ग्रोक, फायरवॉक्स। ओपन राउटर नहीं, पर ओपन राउटर एक ओपन सोर्स है। तो ये सब बास बेंचमार्क है। अब अगर आपको कभी देखना होगा तो आप देख सकते हो। अगर आपने कोई बनाया मॉडर्न तो आप वो मॉडर्न भी यहाँ पे टेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे मॉडर्न पुट करना, आप कुछ भी पूछ सकते हो। और यहाँ का तो यहाँ पे आप मॉडर्न बेंचमार्क, यहाँ पे आप कंपैरिजन भी कर सकते हो। कंपेयर तो एनी एलएलएम, ग्रोक, जेमिनी, क्लाउड, किसी से भी कंपेयर कर सकते हो। तो नाउ वी प्रोसीड विथ नेक्स्ट पार्ट। अभी एआई का जो जो भी रिसर्च पेपर था वो बहुत डीप टॉपिक था। कभी नेक्स्ट वेबिनार होगा तो फिर मैं उसमें बताऊंगा कि असल में रिसर्च पेपर अप्लाई कैसे करते हैं। अगर मुझे किसी रिसर्च पेपर के ऊपर से मुझे कोई एआई बनाना है तो फिर मैं कैसे बना सकता हूँ। तो फिर मैं अगर कोई अगला वेबिनार हम रखेंगे तो वहाँ पे फिर मैं आपको फुल एक्सप्लेन करूंगा कि असल में होता क्या है। फिर यहाँ पे देखो आप यहाँ पे जीपीटी 4.2 एंड बर्ट,
बर्ड क्या होता है? बर्ड सिर्फ इनकोडन होता है, जो कि सिर्फ आपकी जानकारी लेगा। जीपीटी फोन क्या करेगा कि आपको आउटपुट देगा। जीपीटी फोन और बर्ड दोनों अलग अलग चीजें। बर्ड क्या करता है कि टेक्स्ट को समझता है, जीपीटी फोन क्या करता है, उस टेक्स्ट को आउटपुट देता है। बस, so we proceed with next part. So our next topic is emerging tools, the rise of the autonomous creation, vibe coding tools on इंटीग्रेशन। अगर समझो मुझे कोई भी एआई टूल्स यूज करना है, अगर मुझे कोई कोड साइट बनानी, वेबसाइट बनानी है, पर मुझे तो कोई फ्रंट एंड आता ही नहीं, मुझे बैक एंड आता ही नहीं, मुझे तो एचटीएमएल सीएसएस भी आता ही नहीं, तो फिर मैं फ्रंट एंड कैसे बनाऊं? और आपका कोई फ्रेंड भी नहीं है जो कि आपको हैकेथॉन में पार्टिसिपेट करना, लेकिन आपको करना है पर आपको कुछ आता नहीं, तो फिर घबराना मत, क्योंकि वाइब कोडिंग टूल्स होते हैं जो कि आपकी सब हेल्प करेंगे। फिर मैं आपको एक तो वाइब कोडिंग टूल्स आपको होते हैं। तो फिर फर्स्ट होता है लवेबल, फिर होता है बोल्ट, फिर होता है लवेबल, बोल्ट, फ्लूट। ये सब वाइब कोडिंग टूल्स है। मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये प्रोडक्ट हंट की वेबसाइट है, यहाँ पे आपको सभी कोडिंग टूल्स मिल जाएंगे। तो देखो कर्सर है, कर्सर एक आईडी आईडी है जो कि आपको पूरे के पूरे, जो कि आपको सब कोड जनरेट करके देगा। लाइक वीएस कोड तो पता होगा कि वीएस कोड क्या होता है, तो वीएस कोड की तरह ये एक कर्सर होता है जो कि आपको, आपने उसको प्रॉम्प्ट दिया और वो आपको पूरा कोड जनरेट करके देगा। तो फिर ये क्वेश्चन जो आता है वो एजेंटिक एआई की कैटेगरी में आता है, जो कि आपको पूरा कोड लिख के देगा। फिर होता है लवेबल, कि लवेबल से आप पूरी साइट बना सकते हो। फिर होता है क्राउड, फिर विंडसर्व भी सेम कर्सर की तरह ही है। आपको अगर फ्रंट एंड अच्छा बनाना है तो फिर विंडसर्व यूज करो। अगर आपको बैक एंड अच्छा बनाना है, बैक एंड में आपको परेशानी आ रही है, तो कर्सर को यूज करो। फिर होता है बोल्ट, बोल्ट भी बना के देगा आपको, वेबसाइट बना के देगा डायरेक्ट। फिर गिटअप को पायलट होता है, गिटअप को पायलट का तो अभी फ्री में आ गया है। आप सब तो अभी स्टूडेंट हो, फिर स्टूडेंट आईडी से आपको 1 ईयर का फ्री मिलेगा गिटअप को पायलट। क्लेम कर लेना, क्योंकि आई थिंक वो सितंबर अक्टूबर के लास्ट वीक में आई थिंक वो एंड हो जाने वाला है गिटअप को पायलट। फिर आपको फिर पैसे देने होंगे, 2,000 या 3,000 या आई थिंक 9,000। एग्जैक्ट प्राइसिंग नहीं मालूम, पर आपको चार्जेस लगेंगे। फिर तो वैलेंटाइन कोडिंग एजेंट है, फिर GPT-5, बहुत सारे कोडिंग एजेंट है। बेस 44 ये भी एक कोडिंग एजेंट है। कोडेक्स बाय ओपन एआई, जेट ब्रेन्स, क्यूबिक, ये सब कोडिंग एजेंट है। लेकिन आपको अभी फ्रंट एंड, मैं तो अभी बोलता हूँ कि अगर अगर कोई वेब डेवलपमेंट जा रहा, तो फिर अगर आपको सच में अच्छा लगता है कि मुझे वेब डेवलपमेंट में ही करना है, तो ही जाओ। अगर आपको सिर्फ मुझे आईटी में जाके पैसे कमाना है, तो फिर मत ही जाओ, क्योंकि आई थिंक 5 साल या 6 साल के बाद तो फ्रंट एंड तो निकल ही जाएगा, क्योंकि अभी सारे काम तो एआई कर ही देता है। मैक्सिमम काम तो फ्रंट एंड तो एआई जनरेट करके ही देता है। अगर आपको डीप, सिर्फ फ्रंट एंड में डीप जाना है या बैक एंड में फुल स्टैक में डीप जाना है, तो ही जाओ। ये तो फिर मैं रिकमेंडेड नहीं करता। एआई है, वेब 3 है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, बहुत सारी चीजें, वो एक्सप्लोर करो। कीरो है, इडिप्स, ये अभी वाईसी बैक 2024 में। वाईसी, अगर यहाँ पे वाईसी किसी को पता है क्या? वाईसी अगर किसी को पता होगा तो हैंड रेज करो।
किसी को वाईसी पता है? वाईसी असल में होता है क्या? वाई कॉम्बिनेटर। चलो मैं दिखा देता हूँ कि वाईसी क्या होता है। तो ये वाईसी, तो ये होती है वाईसी, जो कि अगर आपको कोई आपको वर्ल्ड में आपको ग्लोबल रिकॉग्निशन चाहिए कि मुझे सिर्फ इंडिया तक नहीं चाहिए, मुझे ग्लोबल में देखना है, तो फिर ये वाईसी होता है। जहाँ जहाँ पे कि आप आइडिया सबमिट करते हो, जैसे कि देखो स्ट्राइप है, एयरबीएनबी है, डोरडैश है, इन सबको वाईसी बैक किया है, सबने वाईसी को पैसे दिए। मतलब ऐसा समझ लो कि ये स्टार्टअप ने सबसे पहले वाईसी से ही पैसा उठाया, क्योंकि वाईसी से कोई इन्होंने पहले फंडिंग। तो वाईसी क्या करता है कि अगर आपको कोई आइडिया भी होगा, पर आपके आइडिया में दम है, आपका आइडिया अच्छा है, तो क्या करेगा कि वाईसी के बैचेस होते हैं, विंटर्न समन, तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो फिर ये स्टार्टअप डायरेक्टरी होते हैं, तो यहाँ पे आप बहुत सारे आपको मिलेंगे स्टार्टअप, उनके साइट्स भी। मैं देखो तो एक फ्रूट नाम की साइट थी, तो देखो ये एआई ये क्या करती थी कि ये सेम वाइब कोडिंग टूल है, कि आपने कोड बोला और उसने आपको कोड जनरेट करके दिया। लाइक बेंड मी अ डैशबोर्ड फॉर रेस्टोरेंट, लाइक बेंड मी अ डैशबोर्ड फॉर रेस्टोरेंट। मैं आपको चला के भी दिखाता हूँ। तो ये खुद ब खुद बनाएगा। ओ, मैंने ये पहले यूज किया है, मैंने टोकन्स खत्म हो गए। आप देख सकते हो कि कौन से एआई टूल्स होते हैं। सो वी नाउ वी प्रोसीड विद नेक्स्ट पार्ट। फिर अभी क्या है कि एजेंटिक एआई ऑटोनॉमस टास्क। फिर मैंने आपको कोडिंग टूल्स बताया, अभी देखो अगिंग फेज भी है। अगिंग फेज स्पेसिफिकली फॉर द जिनको एआई में ही करना है, तो उनके लिए यहाँ पे सब मिलेगा आपको। मॉडर्न मिलेंगे, टेक्स्ट जनरेशन, फिर इमेज टू इमेज कन्वर्टर, इमेज टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू इमेज। देखो यहाँ पे आपको कौन से भी मिलेंगे। यहाँ पे आपको उसको, अगर आपको उसको डिप्लॉय करना है, आपको मॉडर्न यूज करना है, तो आप यूज भी कर सकते हो। कि लाइक गूगल कोलैब में ओपन होता है, ग्रो में, कैगर में ओपन होता है। ये सब ओपन सोर्स है, आप इसको आप इसके साथ छेड़खानी कर सकते हो, क्योंकि ये ओपन सोर्स है, आप उसका किसी भी इस्तेमाल कर सकते हो। लाइक अब इसका एपीआई भी आया है। अभी ये मॉडर्न फ्री है, जो कि टेक्स्ट टू इमेज कन्वर्ट करके देता है। अगर मैंने इसको बोला कि मुझे टाइगर बना के दे, बना के देगा, देगा ये बना के। देखो ये व्यू कोड स्निपेट टाइगर बना के दिया। मैंने इसको बोला कि मुझे नायन बना के दे, मुझे नायन देगा, देगा। अगर मुझे इसका कोड चाहिए तो आपको कोड भी मिलेगा, पाइथन में चाहिए तो पाइथन में, जावास्क्रिप्ट में चाहिए तो जावास्क्रिप्ट में, आप किसी भी यूज कर सकते हो। अगर आपको इसको डिप्लॉय करना है तो आप amazon एज्योर या किसी के ऊपर भी डिप्लॉय कर सकते हो।
आपको डाटा सेट या फिर डाटा सेट भी अवेलेबल होते हैं, जैसे कि ओपन एआई का है, फेसबुक का है, एनवीडिया का है। सबके यहाँ पे डाटा सेट आपको मिलेंगे। बहुत सारे टास्क लाइब्रेरीज। ये हगिंग फेस फुल ओपन सोर्स है। यहाँ पे कम्युनिटी भी है हगिंग फेस की। अगर आप इस कम्युनिटी पार्टिसिपेट करना कि यहाँ पे आपको ब्लॉग आर्टिकल्स मिलेंगे कि एआई में क्या क्या चलना है, लाइक इंट्रोड्यूसिंग द आरटी विद द न्यू स्टैंडर्ड ड्राइवन, हाँ, ड्राइवन इवैल्यूएशन, लाइक इंटरकोन वाइब गेन स्विफ्ट ट्रांसफॉर्मर। आपको अगर आप इस कम्युनिटी में एक्टिव रहे तो आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी, लाइक एवं बट मॉडर्न बंड गोस मल्टीलिंगुअल ओपन। आपको हाँ, यहाँ पे आपको रिसर्च पेपर भी मिलेगा। यहाँ पे आपको सब सारे के सारे रिसर्च पेपर मिलेंगे। सो अभी अगर किसी को एआई में आना होगा तो सिर्फ रिसर्च पेपर पढ़ो, बाकी कुछ नहीं। मैथमेटिक्स ऑन करो, पाइथन सीखो, और रोज के रोज हर रोज एक या दो तीन। अगर बिगिनर हो तो ट्राई करो कि 2-3 दिन में एक रिसर्च पेपर पुनः स्क्रैच से खत्म कर दो। तो एआई कम से कम टाइम में सीखना है तो फिर क्या करना है कि सिर्फ एक रिसर्च पेपर उठाना, कौन सा भी स्टेट ऑफ द आर्ट वाला, और उसको स्क्रैच से इम्प्लीमेंट करना। या तो जुपिटर नोटबुक पे करो या कोलैब पर करो, किसी के ऊपर भी करो। जितना आप रिसर्च पेपर से सीखते हो उतना आप किसी से नहीं सीखोगे। कोई कॉलेज की डिग्री भी नहीं सिखाएगी आपको, या कोई यूट्यूब वीडियो, या समझ लो आपने कोई कोर्स ज्वाइन किया, वो भी उतना नहीं सिखा पाएगा कि जितना एक रिसर्च पेपर आपको सिखाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे रिसर्च पेपर हैं, तो आप सीख सकते हो और अप्लाई भी कर सकते हो। देखना, क्योंकि ये गिटअप के ऊपर भी अप्लाई होते हैं। तो क्या करना, किसी भी गिटअप कोड को डाउनलोड करना या क्लोन करना। इस गिटअप को क्या करना, डाउनलोड करना या क्लोन कर देना यहाँ से, और करते किसी के ऊपर भी, तब तक आपको समझेगा नहीं कि असल में होता क्या है। तो फिर आपको हाथ तो गंदे करने ही पड़ेगा अगर आपको कौन सी भी चीज सीखनी होगी तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन भी है, टेक जनरेशन के, ट्रांसफॉर्मर के, जो कि मैंने आपको बोला कि ट्रांसफॉर्मर जो कि अभी दिखाया था कि वो समय बना कैसे है, उसकी डिजाइन। आई थिंक यहाँ पे वीडियो भी है, ये आपको सब बताएगा। हाँ हाँ, देखो यहाँ पे इंस्टॉलेशन प्रोसीजर भी है कि कैसे इंस्टॉल करते हैं, सब सेटअप भी उन्होंने दे के रखा है, फुल दे के रखा है। तो क्या करना है कि अभी टाइम मिले तो पूरा है ट्रांसफॉर्मर गूगल कोलैब पे या किसी के ऊपर भी इंस्टॉल करके देखना। देखो अभी मैं पाइथन का ट्रांसफॉर्मर किसी के ऊपर भी कर सकता हूँ। तो क्या सेटअप सब दिया होता है, तो बस इसको रन करते करते जाना, फिर आप सीख जाओ। फिर सीखना कि असल में ये काम कैसे करता है कि, सो बस यही होता है वाइब कोडिंग टूल्स। नाउ वी proceed with the next part, ROS, the backbone of the modern robotics। तो रॉस भी आसानी है, अगर किसी को रॉस या रोबोट में इंटरेस्ट होगा तो उसको यही सेंसियन है। तो आपको रॉस समझने के लिए आपको पहले तो पाइथन आनी होगी। आपको थोड़ी फार मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल लर्निंग एआई की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आपको रॉस समझ में आएगा। तो रॉस वही है कि अगर मुझे ड्रोन उड़ाना है
पर ड्रोन उड़ाने से पहले मुझे उसे सिमुलेट करके देखना होगा कि ये असल में उसी जगह पे जाएगा, उसी लोकेशन पे जाएगा, कितनी हाइट तक उड़ेगा, उसके कितने हाइट तक उड़ेगा, कितना फास्ट ट्रैवल करेगा। अगर मुझे ये सब देखना है, अगर फिर मैं इसे डायरेक्ट नहीं देख सकता, पहले मुझे उसे सिमुलेट करना होगा। तो फिर मैं उस सिमुलेट कैसे करूंगा कि गजीबो पे करूंगा, गजीबो सिमुलेटर रोबोट टेस्टिंग एनवायरनमेंट, जो कि सिर्फ उबंटू पे काम करता है अभी। हो सके तो जितना जल्दी, उबंटू एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज की तरह, जिससे कि जिसमें कि आप कुछ भी कर सकते हो, आपको जो मन में आए आप वो कर सकते हो उबंटू के ऊपर। तो गजीबो भी वही, गजीबो एक सिमुलेटर है जिसके ऊपर आप सिमुलेट कर सकते हो। फिर रॉस होता है कि gazebo, the physical accuracy, the simulate the rigid body dynamics, gravity and friction, the vital from the complex manual and manipulation task, sensor modeling, gazebo modern common robotic sensor lidar होते हैं। अभी आपने अगर गजीबो सिमुलेट किया किसी इसमें गजीबो में ड्रोन सिमुलेट किया, तो आपको फिजिकल ड्रोन चाहिए ऐसा ही नहीं। आप गजीबो के ऊपर आपकी मर्जी से कैसा भी ड्रोन बनाओ, उस ड्रोन को सिमुलेट करो। फिर उसके बाद फिजिकल जो भी ड्रोन होगा उसके अंदर आप रॉस इम्प्लीमेंट करना, फिर वो ऑटोनॉमस में जाएगा, ऑटोनॉमस से नेविगेट करेगा। अगर उसको मैंने बोला कि ये ड्रोन को बोला कि ये मेरा पासवर्ड धारने में या काशीनाथ, तो फिर वो क्या करेगा कि काशीनाथ सर की लोकेशन चेक करेगा और डायरेक्ट काशीनाथ सर के ऐप पे पार्सल पहुंचा के आएगा। तो फिर ये सब सिमुलेट कहाँ पे होगा, तो फिर वो गजीबो पे होता है। ये ओपन सोर्स है, आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपको हैकिंग करनी होगी तो हैकिंग भी यूबंटू पे होती है, कारे लिनक्स। तो ये बहुत सारी चीजें होती है। And the last part is the road ahead, harnessing the AI robotics, the open ecosystem, invest in fluency। तो बस ये वही है, द कन्वर्जेंस ऑफ पावरफुल एआई टूल्स, फाउंडेशन रिसर्च, रोबोस्ट रोबोटिक्स। तो आज का पार्ट इतना ही था कि अगर कोई सबने सबको एआई टूल्स यूज करते आने चाहिए कि एआई असल में होता क्या है, एआई में क्या क्या चीज होते हैं। एआई हमने आज सीखा कि एआई कैसे बना, चैट जीपीटी कैसे बना। You know, आपको देखनी चाहिए। अगर कोई देखे तो फिर आप में सिर्फ एक्सप्लोर करो कि क्या क्या चीजें होती है। लाइक एआई में एआई का देखो कि चैट जीपीटी बना कैसे, क्राउड बना कैसे, अ, ये जो बाकी के स्टार्टअप्स वाई कॉम पर जो कि स्टार्टअप बनाते हैं, तो फिर वो स्टार्टअप में जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं वो प्रोडक्ट बनते कैसे हैं। फिर वेब 3 देखो, वो ब्लॉकचेन की, ब्लॉकचेन असल में होती क्या है, ब्लॉकचेन कहाँ पे यूज होती है। फिर क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होती है। आपने क्वांटम कंप्यूटिंग का नाम तो सुना होगा कि क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होती है। तो फिर क्वांट देखो, मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बताता हूँ कि क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होती है। जो कि ऐसा समझो कि मेरा एक कोई पासवर्ड है जो कि डबल हैशिंग में होता है। अभी हैशिंग एक इंस्क्रिप्शन होती है और एक डबल हैशिंग होती है। इंस्क्रिप्शन वाली डिकोड हो सकती है जो कि हैकर्स करते हैं, और इनक्रिप्टेड वाली डिकोड हो सकती है, पर जो डबल हैशिंग वाली इंक्रिप्शन होती है वो डिकोडिंग नहीं हो सकती। एक बार पासवर्ड गया तो गया, फिर वो कोई सा भी बड़ा से बड़ा हैकर भी होगा तो वो डिकोड नहीं कर पाता। फिर उस वहां पे यूज होता है क्वांटम कंप्यूटिंग का। तो क्वांटम कंप्यूटिंग क्या करता है कि जो है डबल हैशिंग का जो प्रॉब्लम है तो वो भी सॉल्व कर देगी। अभी जो भी सुपर कंप्यूटर्स है, तो फिर उस सुपर कंप्यूटर्स कोई भी एक हार्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में 1,000 साल या 5,000 या समझ लो कि भी ज्यादा साल लगाएंगे। पर अगर क्वांटम कंप्यूटिंग आया तो फिर वो हार्ड से भी हार्ड प्रॉब्लम क्वांटम कंप्यूटिंग सॉल्व करके देगा। क्वांटम कंप्यूटिंग अभी बहुत नई फील्ड है। लाइक कभी इस वेबिनार के बाद सर्च करके देखना कि सिर्फ आईबीएम के पास है
और चाइना के पास एक सुपर कंप्यूटर है। और अब भी इंडिया उस क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर काम कर रहा, अब भी काम कर रहा, जो कि टाटा रिसर्च सेंटर में, आई थिंक जय चौधरी सर के अंडर में क्वांटम कंप्यूटिंग बनना। आई थिंक 5 क्यूबिट तक हमने अचीव किया है क्वांटम कंप्यूटिंग। पर आईबीएम ने, गूगल गूगल मतलब आईबीएम ने क्वांटम कंप्यूटर ऑलरेडी बना नहीं है। आई थिंक वो 25 क्यूबिट या 2500 क्यूबिट का है। अभी क्यूबिट भी एक आपको अ, अभी क्यूबिट कैसे होता है, जैसे कि समझो कि बाइट्स होते हैं कि लैपटॉप कौन सी भाषा समझता है, मैथमेटिकल लैंग्वेज समझता है। कौन सी मैथमेटिकल लैंग्वेज, सिर्फ 0 और 1 के फॉर्म में। एक तो 0 होगा मतलब हाँ, एक तो 1। 0 आया मतलब हाँ, 1 आया मतलब नहीं। तो ये लैपटॉप जो समझते हैं वो सिर्फ मैथमेटिकल लैंग्वेज समझता है बाइट्स के फॉर्मेट में। एक तो 0 होगा, एक तो 1 होगा। लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग वैसा काम नहीं करता, वो एक साथ दोनों चीजें देख सकता है। फिर यहाँ पे आता है, फिर यहाँ पे आपको नॉलेज होनी चाहिए क्वांटम फिजिक्स की, क्वांटम मैकेनिक्स की। फिर आपको वहाँ पे सोडिंगर कैट इक्वेशन, क्वांटम इंटेंगलमेंट, इसके नॉलेज होनी चाहिए। फिर क्वांटम इंट फिर क्यूबिट वैसी चीज होती है कि जैसे का दो साइड है, हेड ऑन टेल। एक तो हेड आएगा, एक तो टेल आएगा। लेकिन क्वांटम की दुनिया में ऐसा नहीं होगा। क्वांटम की दुनिया में दोनों पॉसिबिलिटी आ सकते हैं, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो फिर वही होता है क्यूबिट। क्यूबिट क्या करता है कि दोनों पॉसिबिलिटी चेक करता है, ए भी और ओ भी। जिससे कि क्या होता है कि पैरेलल में क्यूबिट्स बनते जाते हैं, पैरेलल में प्रोसीजिंग होती है। तो वही होता है क्वांटम कंप्यूटिंग। कभी टाइम मैंने तो ये सब चीजें सीखना। अगर क्वांटम कंप्यूटिंग आया तो बिग बैंग तो पता होगा कि फिजिक्स में क्या क्या होता है। कि फिजिक्स में बिग बैंग है, बिग बैंग के पहले क्या था। बिग बैंग तो पता है कि एक हिग्स बोसोन नाम का पार्टिकल था, एक गॉड पार्टिकल, जिससे कि बिग बैंग हुआ। लेकिन उस गॉड पार्टिकल, बिग बैंग के पहले भी तो कुछ हुआ होगा, तो क्या था। फिर ब्लैक होल आता है कि ब्लैक होल में जाते ही टाइम स्टॉप क्यों होता है। उसके ब्लैक होल के पीछे क्या है, टाइम्स ऑफ सिंगुलरिटी क्या है, जो कि आइंस्टाइन की एक बुक है, रिलेटिविटी। तो वो क्या होता है, कभी सोचना ये सब चीजें होती क्या है। तो बस यही था अपना टॉपिक कि अनलॉकिंग द फ्यूचर्स, द एआई टूल्स, रोबोटिक्स, कटिंग एज। ओके, अगर किसी को क्यू एन है, अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस और आंसर। अगर किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते। ओके काशीनाथ सर। Hello. हेलो। हेलो। Okay. ओके So सर। as we have completed the webinar part, now ओके। we'll be having the quiz test, and that quiz test will be conducted with the help of Slido. And the person who will win the quiz will be getting a goodie from Imperium Trust. So I'll share the link of the quiz on Imperium's webinar group. Okay. And before that, if anyone has any questions related to the webinar, anything, you can ask to Satyam sir right now. ओके, अगर किसी को एआई के बारे में और कोई नॉलेज चाहिए तो मैं एक ग्रुप बनाऊंगा। काशीनाथ सर एक ग्रुप बनाएंगे, उसके ऊपर आप सब, अगर सच में किसी को एआई के फील्ड में काम करना है, एआई का जानना है, या फिर वेब 3, या फिर ब्लॉकचेन, क्वांटम कंप्यूटिंग, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। पर अगर आपको सच में करना होगा तो ही ज्वाइन करना। क्योंकि वहां पे मैं सब आपको रिसर्च पेपर बताऊंगा कि रिसर्च पेपर कौन से पढ़ना, फिर रिसर्च पेपर अप्लाई कैसे करना, सब सब सारी चीजें, रोड मैप बताऊंगा कि एआई, अब अगर आपको एआई के फील्ड में आना है तो आपका रोड मैप क्या होना चाहिए।
ऑन मटेरियल आई विल शेयर इन दैट ग्रुप। बस मुझे वहां पे जिसको एआई में आना है वही लोग चाहिए बस। ओके काशना सर, आप वो ग्रुप ज्वाइन कर देना और मतलब क्रिएट कर देना, और लिंक आप आई थिंक कम्युनिटी चैट में बता सकते हो, लिंक पेस्ट कर सकते हो। अभी एक ज्वाइन है, मतलब एक स्टूडेंट है, उसने प्रकाश ने पूछा है कि आपने रिसर्च पेपर कौन सा वेबसाइट से डाउनलोड किया है, गूगल स्कॉलर और स्प्रिंगर। तो अच्छा, तो एक तो आप गूगल हगिंग फेस से भी यूज कर सकते हो, लाइक कम्युनिटी पे जाने का, और यहाँ पे डेली पेपर्स होते हैं आपको, आप यहाँ पे आपको सबके रिसर्च पेपर मिलेंगे। आप इस ए आर एक्स आई वी साइट पर भी आ सकते हो, जहाँ पे कि आपको कॉर्नर यूनिवर्सिटी की, जहाँ पे आपको सब रिसर्च पेपर मिलेंगे, लाइक एस्ट्रोफिजिक्स, हाई एनर्जी पार्टिकल। अभी ये जो हाई एनर्जी पार्टिकल्स, क्वांटम फिजिक्स, फिर एस्ट्रोफिजिक्स ऑफ गैलेक्सी, कॉस्मोलॉजी, एक बार ये पढ़ के देखो, आपका माइंड काम करना बंद हो जाएगा कि असल में ये सभी कुछ होता है क्या, हाई एनर्जी पार्टिकल्स क्या होते हैं, फिर होती है प्लाज्मा फिजिक्स क्या होता है, क्वांटम फिजिक्स क्या होता है, देखना कभी एस्ट्रोफिजिक्स होता है क्या है। तो ये वही साइट है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और कुछ अगर किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हेलो सर। सर आपने एजेंटिक एआई के बारे में बताया था, जो कि हम ईमेल सेंड करने के लिए और ट्रैवल एजेंट के लिए, उसके टूल्स कौन से हैं जो कि हम अब यूज कर सकते हैं? एजेंट के टूल्स बहुत है। देखो अभी स्टार्टअप डायरेक्टरी, यहाँ पे आई थिंक अभी यहाँ पे आपको बहुत ट्रैवल एजेंट के एजेंट मिल जाएंगे। ट्रैवल नाम सर्च करो, यहाँ पे आपको सब ऑन डॉक, ट्रैवल प्लानर, मैपिंग, इवेंट ट्रिप, ये सारे के सारे एआई एजेंट है मैपिंग के, जो कि आपको सब प्लानिंग बुकिंग सब करके देंगे। लाइक देखो, एक एआई एजेंट है, ट्रैवल प्लानिंग नीड्स, आपको कहाँ जाना है, आपका बजट क्या है, कहाँ पे जाने वाले हैं, सब आपको बुक करके देगा। और ईमेल का भी वैसा ही है आई थिंक। एक अभी फॉल, आई थिंक समवन 24 में, या पहले एक स्टार्टअप को फंडिंग मिली थी, जो कि क्या, वो कुछ ही काम नहीं करता था, वो काम क्या करता था कि सिर्फ जो भी ईमेल हो गए, आपको सिर्फ प्रॉम्प्ट लिखना है और वो ईमेल उस आदमी को शेयर हो जाएगा। लाइक मैंने एग्जांपल दिया था कि काशीनाथ सर को मुझे ईमेल भेजना है, तो उनका आइडिया सिर्फ इतना था कि आप प्रॉम्प्ट डालो और आपका जो भी ईमेल है वो पहुंच जाएगा, ईमेल सेंड हो जाएगा। लाइक ये बुक माई फ्लाइट, ये भी सेम वैसी है, फ्लाइट बुक करेगी। वी मेक अ बुकिंग अ फ्लाइट एज इजी एज बुकिंग एज उबर। सो स्टार्टअप, जो छोटे छोटे भी स्टार्टअप होते हैं उनको भी फंडिंग मिलती है, सिर्फ आपका आइडिया अच्छा होना चाहिए। आई थिंक अब भी मिली थी उसको, काफी गया। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हो। हेलो। हाँ हेलो।
हा सर, मी आता माझ्या साईडून स्क्रीन शेअर करेल ओके अबाउट द. तर तुम्ही हे रिमूव्ह करा, लाईक स्क्रीन ओके शेअर. And those who have not joined the Slido web quiz test, uh, please join as soon as possible. So we'll start. Okay. इजी इजी क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है। देखते हैं कौन से क्वेश्चन है। अगर किसी को कोई पूछना होगा या कोई डाउट होगा तो वो भी अभी पूछ सकते हो। चेक चेक चेक। Join the US 15. Yeah, 16. Is the best describe the attention mechanism. Okay. 57%.
Congratulations to the winner. Okay, so how was the quiz? Congratulations, Rajnandini. Six is correct out of nine. Okay, so the first winner will get a goodie from Imperium Trust. Uh, I'll just say कि जो भी फर्स्ट विनर है राजनंदिनी, तो आप आपका जो एड्रेस और नेम आप प्रॉपरली इम्पीरियम के जो ऑफिशियल नंबर है उस पर मैसेज कर दीजिएगा, एंड with the help of it we'll deliver you the goodie from our side. Okay, so after that Satyam sir, Oh, जो भी yes. लास्ट जो है आप Hmm. कंक्लूजन पार्ट आपको बता दीजिए, एंड देन विल कंक्लूड टुडेज वेबिनार. ओके. Okay, okay. Wait a minute. अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो कोई पूछ सकता है, फिर नहीं तो फिर हम अभी कंक्लूड करते हैं। अगर किसी को जैसे किसी को हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करना होता है कोई, या किसी को हैकाथॉन्स की नॉलेज चाहिए कि हैकाथॉन्स में होता क्या है, फिर हैकाथॉन्स किस टाइप्स के हैकाथॉन्स होते हैं, तो वो भी मैं बता सकता क्योंकि मैंने बहुत सारे हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट किया है। आई थिंक 15+ हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट किया है, और मैंने हैकाथॉन्स में मैं विलन भी रह चुका हूँ। तो फिर मैं आपको बता सकता कि हैकाथॉन्स में होता क्या है। अगर हो सके तो फिर मैं आपको एज अ मेरी टीम में भी पार्टिसिपेट कर सकती हूँ, या नहीं तो अगर आपको कोई एआई फील्ड में कोई नॉलेज चाहिए या अ, कोई किसी और फील्ड की भी नॉलेज चाहिए तो फिर मैं आपको वो बता सकता है, एक्सेप्ट वेब डेवलपमेंट, क्योंकि मुझे वेब डेवलपमेंट नहीं आती है। मुझे सिर्फ एआई और वेब 3 और क्रिप्टो का जितना पता है उतना, आई थिंक मुझे थोड़ा बैकएंड का या वेब डेवलपमेंट का नहीं पता। तो बस अगर किसी को ज्वाइन करना होगा तो ग्रुप की लिंक शेयर होगी तो उसमें ज्वाइन कर देगा। ओके, सो फ्रॉम माय साइड thank you. Thank you, Kasinath-san, from the and Imperium team for inviting me to take this webinar. Thank you. Okay, so the last thing, how was the webinar, guys? एक genuine response. Did you found it useful? If anyone has any point like we can improve anything from today's webinar, if you want to give anything, any feedback, so please. यहाँ पे प्रकाश, कोई प्रकाश ये तो पूछ रहा है कि एस में टॉपिक क्या था। यहाँ पे किसने किसने एस में पार्टिसिपेट किया, जस्ट राइज योर हैंड्स। एस में पार्टिसिपेट किया है, क्योंकि मेरा एस में तो ISRO का प्रॉब्लम स्टेटमेंट था। स्थानीय मतलब है, अभी उसके ऊपर काम चालू है। इसरो का प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिया है मैंने एस में इस बार, पिछले बार भी यही था। सो ओके। Okay, then if
like abhi ho gaya ho, so then we'll conclude the today's webinar. Thank you guys for joining. Thank you Satyam sir for taking the webinar, Thank you. and Thank thank you. you all of the people who joined the webinar. And okay, so Okay. now I'll conclude the meet. You all can leave. Thank you.